हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट रिवाइज करवाने वाली हूँ। इसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम लेने वाले हैं या फिर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक लाइन को हम समझेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किससे क्वेश्चन आ सकता है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक वीडियो से आपका चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मेनली इसमें दो टॉपिक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हम सब जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबका एक सर्टेन पीरियड होता है, एक टाइम होता है, और वो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से, जन्म से उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है, पूरा एक पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या हो गया, किसी भी पर्सन के बर्थ से उसके डेथ तक का जो पूरा, मान लीजिए कोई आदमी 60 ईयर जीता है, तो जन्म से उसके 60 ईयर तक का जो पूरा एक ड्यूरेशन होगा वो लाइफ स्पैन होगा। कोई अगर 70 ईयर जीता है तो उसका लाइफ स्पैन 70 ईयर होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन है या फिर कोई दूसरा एनिमल है, उसके जन्म से उसके डेथ तक का जो पूरा टाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो इस वीडियो में हालांकि मैं उसको इंक्लूड नहीं की हूँ, लेकिन उसमें दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में होगा। आप बुक अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है, कुछ का आपको लाइफ बताया है और कुछ का फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। यानी कि वही बात बोल रहा है कि उस पेज में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका लाइफ स्पैन बताया गया, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेस छोड़ दिया गया जिसमें आपको पता लगा के लिखना है। Isn't it's both is not it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years। और ये बहुत ही रोमांचित करने वाली, आश्चर्य करने वाली बात है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम दिन के लिए होते हैं, फ्यू डेज होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका फ्यू थाउजेंड ईयर्स यानी कि कुछ हजार साल होते हैं। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका इन दोनों के बीच में यानी कि कुछ साल होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ बहुत कम होते हैं, कुछ दिन होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ बहुत हजार साल होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म के इन दोनों के बीच में रहते हैं। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे कि ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से उनके लाइफ स्पैन को हम कोरिलेट नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिज्म की अगर साइज छोटी है तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होगा, और साइज बड़ी है तो लाइफ स्पैन उसका बड़ा होगा। या फिर अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साइज के हैं तो उनका लाइफ स्पैन एक जैसा होगा, वो हम यहाँ पे कोरिलेट नहीं कर सकते। मतलब कि लाइफ स्पैन जो है वो छोटे ऑर्गेनिज्म का भी ज़्यादा हो सकता है, बड़े ऑर्गेनिज्म का भी छोटा हो सकता है, और एक ही जैसे साइज के दो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है। द साइजेज ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। अगर हम देखेंगे कि
क्रो और पैरट दोनों के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है और क्रो का कम होता है। पैरट का 120-130 ईयर के आसपास होता है और क्रो का 15 ईयर के आसपास होता है। तो दोनों साइज में तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a people tree. और वहीं हम देखेंगे कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री जो रिजेंबल करते हैं, लेकिन पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो मैंगो ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. लाइफ स्पैन कितना भी हो, किसी का बहुत ज़्यादा हो या फिर किसी का कम हो, लेकिन डेथ जो है वो फिक्स है, सर्टेन है, डेथ होना ही है, थोड़ा जल्दी या फिर थोड़ा बाद, लेकिन डेथ तो सभी की होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबकी डेथ होती है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, ऐसा कोई इंडिविजुअल, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमोर्टल है, यानी कि जो मर नहीं सकता, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये लाइन क्यों लिखी गई है? क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती, क्योंकि जब ये मैच्योर होते हैं फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मैच्योर होते हैं तो इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है और इनका डिवीजन हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मरते नहीं हैं, बल्कि ये डिवाइड होकर अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? तो ये इसका आंसर होगा, बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं ये जब मैच्योर होते हैं, अपना इनका लाइफ स्पैन पूरा होता है, तो ये डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज have existed on earth for several thousand years? Even this reality, यानी कि इस सत्यता के बाद, have you ever wondered, क्या आपने कभी सोचा है कि how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand years, यानी कि कितने हजार सालों से प्लांट और एनिमल जो हैं वो फिर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ हो जाती है फिर इतने हजार साल से प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो अर्थ पे हैं कैसे, एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर देयर कंटिन्यूटी। निश्चित रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, मतलब कि सुनिश्चित करता है। Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन के कारण ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और रिप्रोडक्शन के कारण ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने हजारों हजार साल से अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो हैं यंग वंस को जन्म देते हैं जो कि उनके जैसे होते हैं। ऑफस्प्रिंग बच्चे को कहते हैं, ठीक। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। और फिर वो जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फिर मैच्योर होते हैं और फिर वो भी नए बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे ग्रैंडफादर से हमारे फादर हुए और फिर हमारे फादर से हम लोग हैं। यानी कि जब ऑर्गेनिज्म का लाइफ मैच्योर होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो फिर रिप्रोडक्शन करता है, नया ऑफस्प्रिंग बर्थ करता है, और फिर वो जो ऑफस्प्रिंग है धीरे धीरे वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसा नया ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे को जन्म देता है। Thus there is a cycle of birth, growth and death. और इस तरीके से एक साइकिल चलते रहता है, बर्थ का यानी जन्म का, ग्रोथ का और डेथ का। अब अपने आसपास
किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या फिर आप किसी ह्यूमन को देख लो, आप खुद को रिलेट करके देखो, तो जन्म यानी बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ये 3 जो है स्टेज होता है लाइफ का। जन्म होना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, और फाइनली उसकी डेथ हो जाना। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कंटिन्यूटी है वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है? रिप्रोडक्शन की वजह से। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसी बुक में चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट होता है एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और फिर वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कैसे आगे ट्रांसफर होता है माता पिता से उनके बच्चों में। There is large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब कि अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका अपना एक तरीका है रिप्रोडक्शन का, मल्टीप्लाई करने का, रिप्रोड्यूस करने का। और उस प्रोसेस से, यानी कि ह्यूमन का अलग है, डॉग्स का अलग है, कैट्स का अलग है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका अलग है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और सभी ने कुछ अपना एक नया तरीका अपना रखा है जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। यानी कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कहाँ रहता है, उसका इंटरनल बनावट कैसा है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी इकट्ठा मिलके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। Based on whether there is a participation of an organism or two in the process of reproduction, it is of two types. बेस्ड ऑन वेदर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, यानी कि एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है और फिर दो पेरेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को जो है हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. अगर सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, गैमेट सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है बिना गैमेट के फॉर्मेशन के, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहीं अगर 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद, फ्यूजन होने के बाद रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक आप लोग ऐसे जानते होंगे कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल, और जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब उससे बेटर डेफिनेशन होगा जब आप ये कहोगे कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज़ द मेल एंड फीमेल दोनों में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बेटर डेफिनेशन है, पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा गैमेट फॉर्मेशन आप बोलोगे तो वो ज़्यादा सही डेफिनेशन माना जाएगा। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है और सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। In this method, a single individual is capable of producing offspring. इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट जो है वो अकेला ही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। एज अ रिजल्ट, the offspring that are produced are not only identical to the one another but are also exact copies of their parent. और यही कारण है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ना सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के,
बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी कि उस ऑफस्प्रिंग में और पेरेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दिखने में एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। आर दिस ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? तो ऑब्वियस है जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होंगे तो दिखने में भी आइडेंटिकल होंगे और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली यानी कि अपीयरेंस में और जेनेटिकली यानी कि जेनेटिक बेसिस पे सिमिलर होते हैं, उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं क्लोन। मतलब कि क्लोन मतलब क्या हो गया, जो डिट्टो सेम होगा, किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं होगा। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि उसमें पेरेंट कौन है और ऑफस्प्रिंग कौन है, तो उसको हम कहेंगे क्लोन। उसको हम कहेंगे क्लोन। और क्योंकि ये जो क्लोन होते हैं वो, जैसे कि मान लो एक ये मदर सेल है, तो इससे जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सारे ऑफस्प्रिंग जो है अपने मदर सेल के जैसे एग्जैक्ट सेम लगेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्लोन। क्लोन मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि क्लोन ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि देखने में मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि आउटर अपीयरेंस, तो देखने में भी सेम होते हैं और जेनेटिक बेसिस पे भी सेम रहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है भी याद रखिएगा कि बडिंग जो है वो ईस्ट में होता है, बाइनरी फिजन जो है अमीबा में। हालांकि और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी चर्चा की गई है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेट अस सी हाउ वायरस स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोअर प्लांट और एनिमल होते हैं उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और the parent cell divides into two to give rise to new individual। प्रोटिस्ट और मोनेरन्स क्या होते हैं, जब आप 9th क्लास में या फिर 11th क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये लोअर टू हायर है, तो मोनेरा यानी कि जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, और प्रोटिस्टा मतलब कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये दोनों लोअर ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हैं फिगर 1.2। 10 In these organisms, cell division is itself a mode of reproduction। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है कि सेल का डिवीजन होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स and each rapidly grows into an adult, example amoeba, पैरामीशियम। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल डिवाइड होके दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, दो हाफ में डिवाइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी। वैसे भी बाइनरी मतलब बाई से बन रहा है और बाई मतलब 2, तो ऐसा फिजन, ऐसा डिवीजन जिसमें ऑर्गेनिज्म 2 भाग में डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये किसके अंदर होता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell
which eventually gets separated and matured into new yeast organism. ईस्ट के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उसके अंदर बड का, यानी कि मान लो अगर इस तरीके का पेरेंट बॉडी है तो इसमें एक साइड से आउटग्रोथ हो जाता है, इसको कहते हैं बड। और ये जो बड है ये टूट के गिर जाएगा और फिर इससे पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो जाएगा। तो ये किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure, यानी कि फंजाई और प्लांट, लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग तरीका होता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी कि फंजाई और एल्गी के अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं और ये मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, जो कि पेनिसिलियम के अंदर होता है, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर, और जेम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर। तो आप एज इट इज इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोनिडिया किसके अंदर फॉर्मेशन होता है? पेनिसिलियम के अंदर, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर और जेम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर। अब प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है तो उसमें ये सारा बना भी हुआ है। देखो क्लेमिडोमोनास के बारे में दिया हुआ है जो कि एल्गा होता है, उसके कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में और जेम्यूल स्पॉन्ज में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा किसके अंदर किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखो ये बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है पोटैटो में, ये जिंजर है, जिंजर के अंदर राइजोम का फॉर्मेशन होता है, सब नीचे लिखा भी हुआ है आपके। बुलबिल होता है अगेव के अंदर, बायोफिलम में लीव्स से होता है रिप्रोडक्शन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफसेट ऑफ वाटर हियासिंथ, वाटर हियासिंथ के अंदर ऑफसेट से रिप्रोडक्शन होता है और इस वाटर हियासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. Animals के अंदर हम asexual term use करते हैं और इसी प्रोसेस के लिए, इसी सेम प्रोसेस के लिए प्लांट्स के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज़ करते हैं। प्रोसेस वही है लेकिन एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल कहलाता है और प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. अभी हमने ऊपर देखा रनर जो होता है वो ग्रास के अंदर होता है, ठीक है, ये डायग्राम में नहीं है। राइजोम जो है वो जिंजर के अंदर होता है ऐसे ही ऑफसेट जो है वो वाटर हियासिंथ के अंदर होता है, ट्यूबर जो है वो पोटैटो के अंदर होता है। तो इस तरीके से सारे होते हैं। बल्ब अनियन के अंदर होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और ये जो स्ट्रक्चर है रनर्स, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली since the formation of these structures does not involve two parent, the process involved is asexual, और क्योंकि इन सभी प्रोसेस के अंदर एक ही पेरेंट होता है तो इसीलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कर्ज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। देखो अभी मैंने पीछे बोला था ये आपके इकोलॉजी में भी टेरर ऑफ बंगाल के बारे में दिया गया है। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हियासिंथ।
आपके क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा टेरर ऑफ बंगाल है, तो वाटर ह्यासिंथ को बोलते हैं। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहाँ पे भी रुका हुआ पानी है, पोखर तालाब, वहाँ पे ये जो है बहुत कहीं भी आप देखोगे, अगर आप पानी वाला एरिया देखोगे तो बहुत पूरे वाटर बॉडी पे ऊपर ये छाया रहता है ग्रीन ग्रीन, इसको ये वाटर ह्यासिंथ बोलते हैं। जहाँ भी जमा हुआ पानी है वहाँ ये वाटर और पॉन्डो ईजिली ग्रो हो जाता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है और ये वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन करता है, यूज़ कर लेता है, जिस वजह से उसमें के एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग फिशेज, उनकी डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13-14 में इसके बारे में, यानी इकोलॉजी टॉपिक में इसके बारे में आप डिटेल में देखेंगे। यू मे फाइंड it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves। ये जो वाटर ह्यासिंथ है, इसको इसके सुंदर फ्लावर और लीव्स के लिए इंडिया में लाया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेडेटर नहीं था तो ये इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। और बंगाल में इस तरीके का इसका इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ था कि बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। बाद में इसके नेटिव प्लेस से प्रेडेटर को लाया गया और फिर इसको कंट्रोल कराया गया। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए फेनोमेनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। और ये बहुत कम समय में पूरे में फैल जाता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आर यू अवेयर how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? तो इन सब का आप अलग अलग प्रोसेस देख लीजिएगा एक बार कि किस तरीके से इन सब का कल्टीवेशन होता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स? आप अगर किचन में आलू कभी अगर आपके घर में होगा तो आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें बर्ड्स आते हैं, स्मॉल आई जिसको कहा जाता है, और वो आउटग्रोथ होता है जिसको कि पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं, पोटैटो बर्ड्स बोलते हैं, और उसको हम काट के अगर मिट्टी में दबा देंगे, लगा देंगे, तो फिर उससे प्रॉपर पोटैटो का जो है प्लांट निकलेगा और उसमें फिर पोटैटो निकल आएंगे। फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, बनाना और जिंजर का जो है राइजोम से ग्रोथ होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके पूछ सकता है। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants। ये आप शुगर केन में देख सकते हो कि इनके जो नोड्स होते हैं वो अगर गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से रूट्स निकल आता है। सिमिलरली adventitious birds arise from the notches present in margins of leaves of bryophyllum। ब्रायोफिलम के अंदर लीव्स के मार्जिन से जो है रूट्स निकल आते हैं और लीव्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants। लेकिन ये जो एबिलिटी है प्लांट की नेचुरल एबिलिटी है, इसको भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट करके जो गार्डनर है अपने तरीके से बहुत ज़्यादा प्लांट को उगाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप समझ सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि एल्गी, फंजाई, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। और ये जो एल्गी, फंजाई है नेचुरली तो ये नॉर्मली तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन में ये धीरे धीरे इन्होंने अपने रिप्रोडक्शन को शिफ्ट कर लिया सेक्सुअल मोड पर भी।
उसके बाद है फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है फंजाई और एल्गी, ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर उससे इमर्ज होके और ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। वाई इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर द सच कंडीशन, asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो हायर प्लांट्स के अंदर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये तो एसेक्सुअल के बारे में डिस्कशन हुआ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।